Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. लिटरेचर पोर्शन में हम लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे. आज का टर्म हमारा ऑटोबायोग्राफी से स्टार्ट होगा. ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, जिसको राइटर खुद लिखता है. ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं. He presents his own life. अपनी खुद की लाइफ को प्रेजेंट करता है राइटर. एंड अचीवमेंट्स, और जो भी उसने अपनी लाइफ में अचीव किया होता है, सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है. He never comes to the stage of completion. और वो ऑटोबायोग्राफी में कंप्लीशन नहीं दे पाता. इट मीन्स कि पूरी खत्म नहीं कर पाता. खत्म नहीं कर पाता इन सेंस कि चूंकि राइटर अपने आप से ही लिखता है, तो अपनी ही डेथ को राइटर नहीं लिख सकता. तो वही चीज बताई जा रही है. इट कम्स टू एन एंड बिफोर द डेथ ऑफ द ऑथर. मृत्यु के पहले तक की सारी घटनाएं ऑटोबायोग्राफी में निहित होती हैं. डॉक्टर जॉनसन प्रेफर्स ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो महान क्रिटिक हैं लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के, वो प्रेफर्स करते हैं ऑटोबायोग्राफी को बायोग्राफी से ज्यादा. Longfellow considers autobiography as the result of first-hand experience, while biography is the result of second-hand knowledge. बिल्कुल. तो ये है हमारा ऑटोबायोग्राफी. आत्मकथा है, हम समझ रहे हैं हिंदी में. तो ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी को लिटरेरी फॉर्म्स के तहत करा दिया. ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. इवांट ग्रिड. Avant grade covers artists or writers whose ideas are ahead of their time, or a new writing which shows innovation in style and matter. ये कलाकारों या राइटर्स के ऐसे ग्रुप को कह सकते हैं जिनके आइडियाज ना उस समय के पार्टिकुलर टाइम पे जो चल रहे होते ना, यानी जो क्लासिक क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं, उनसे हट करके अपनी राइटिंग में कुछ नया इनोवेशन दिखाना अपने स्टाइल और मैटर में, यही एवॉन्ट ग्रेड के राइटर्स किया करते थे. ठीक है, कहने का मतलब जो पार्टिकुलर ट्रेडिशनल जो लिखने की एक राइम होती है, उससे हट करके कुछ अपने माइंड से नई चीज़ों को कलेक्ट करके अपनी पोइट्रीज में, अपने प्रोज फिक्शन में देना, यही एवॉन्ट ग्रेड राइटर्स का काम था. ठीक है, बिल्कुल. आगे चलते हैं. एक्सियोम. इट इज ए सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन, माफ कीजिएगा, दैट नीड्स नो प्रूफ. इसको आप स्वयं सिद्ध के जैसे मान सकते हैं. इट मीन्स कि इनका अपना खुद का माना गया एक प्रोपोजिशन था जिसको किसी अन्य व्यक्ति के प्रूफ की आवश्यकता नहीं रहती. ठीक है, तो इस टर्म को हम एक्सियोम नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल लीजिए. Nothing can both be and not be at the same time and in the same respect. ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी पूछने के लिए. बस क्या है, किस तरीके से है, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं. टीजीटी के बच्चों के लिए इतने सफिशियंट है. ओके, बिल्कुल. बलेड मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में करा चुकी हूँ, एज वी नो. ठीक है, तो आगे चलते हैं. बैथोस. बैथोस जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्लाइमैक्स पढ़ना ज़रूरी है. क्लाइमैक्स ये हमें फिगर ऑफ स्पीच में देखने को मिल जाएगा. टर्म का ही एक पार्ट है. जैसे क्लाइमैक्स होता है, उसका अपोजिट एंटी क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स होता है एक नॉर्मल सब्जेक्ट से सीरियस सब्जेक्ट की तरफ असेंडिंग स्टाइल में ऊपर जाना. ठीक है, चढ़ना, वो होता है क्लाइमैक्स. और सीरियस सब्जेक्ट से ही नीचे की तरफ ल्यूडिक्रस वे में आना, जिससे कि लॉफेबल लगे कोई मैटर, वही होता है एंटी क्लाइमैक्स यानी बैथोस. ठीक है, ये चीज़ें हमारे लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताई. अब लाइन टू लाइन देख लेते हैं. बैथोस ए चेंज फ्रॉम ए ग्रीक ए सब्जेक्ट. मैशअप कर दिया मैंने जो पेंसिल से लिखा था, माफ कीजिएगा. फिर से चलते हैं. ए चेंज फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू ए डिसअपॉइंटिंग वन
और फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस इन राइटिंग और स्पीच इज नोन एज पैथोस। बिल्कुल सीरियस सब्जेक्ट से डिसअपॉइंटिंग वे में रिडिक्यूल करता हुआ कोई सब्जेक्ट मैटर बाथोस कहलाता है। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स का अपोजिट दूसरा नाम है, क्लाइमैक्स का अपोजिट है। ठीक है, और बाथोस जो है ना वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ना डेप्थ। ओके, इट वॉज यूज्ड बाय पोप इन हिज एसे पेरीबैथोस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री। अलेक्जेंडर पोप के ये ऐसे पेरीबैथोस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोएट्री में यूज किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा है इसका। नो लाउडर श्रिक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। नीचे की लाइंस तो द रेप ऑफ द लॉक की हैं, जो पोप की हैं। नीचे की लाइन से आप बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, समझ सकते हैं। व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, हस्बैंड के डाई टाइम की बात चल रही है और उसके बाद में देखिए लैप डॉग की बात चल रही है। तो जो मैटर है वो सीरियस है और सीरियस से पीछे लॉफेबल रिडिकुलस वे में जा रहा है। ठीक, यही हमारा बैथोस है। बहुत इजी है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें तो बहुत इजी है सारी चीज़ें। बिल्कुल क्या है ना, टर्म जो है, टर्म वो सारी चीज़ें क्या अपनी लाइफ में ही उतार करके हमें कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके जान लेनी है कि ये कैसी चीज़ है, कहाँ यूज़ की जा सकती है और इसका संबंध लेखकों ने कविता या कहानियों में, फिक्शन में कैसे किया राइटर्स ने। ठीक है, बायोग्राफी, अभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, अब ये बायोग्राफी का टर्न आ गया। ड्राइडन इज द फर्स्ट टू यूज द टर्म बायोग्राफी इन 1683। जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था 1683 में। It defines biography as the history of particular man's life. उन्होंने बायोग्राफी को डिफाइन किया था एक पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति विशेष के जीवन के इतिहास पर आधारित सारी घटनाएं बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी किसी की कोई भी लिख सकता था। ऑटोबायोग्राफी तो खैर राइटर्स खुद लिखते हैं, बायोग्राफी तो कोई अन्य व्यक्ति ही किसी की लिखता था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से, बायोग्राफी इज ए फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। फेथफुल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब कि सब कुछ रियल, कुछ भी फिक्शन नहीं। ठीक है, इट प्रेजेंट्स बोथ वर्च्यूज एंड फॉल्स ऑफ द पर्सन। तो ये किसी व्यक्ति के वर्च्यूज, सद्गुणों और गलतियों दोनों को बताता था। ऐसा नहीं कि एक चीज का भरमार और दूसरी चीज की कमी हो। In it, the biographer neither praises nor condemns। बिल्कुल, इसमें जो बायोग्राफर होता है ना तो वो तारीफ की चीज़ों को ज़्यादा ऐड करता है ना तो निंदात्मक चीज़ों को ऐड करता है ज़्यादा, बल्कि एक रियल बैलेंस होता है दोनों का, बट फॉलोज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बिल्कुल, द मेन फंक्शन ऑफ बायोग्राफी इज टू ट्रांसमिट पर्सनैलिटी। ठीक है, A pure biography presents the external and the inner life of the person and narrates his development। जो एक अच्छी बायोग्राफी होती है वो किसी भी पर्सन की बाहरी और आंतरिक दोनों पक्ष को दिखाती हैं। ठीक है, और टू प्रेज एंड नॉट टू क्रिटिसाइज इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट टर्न्स ए बायोग्राफी इनटू इम्प्योर बायोग्राफी। कुल मिला के कहने का ये, तारीफ और निंदा इन दोनों का एक मिला जुला बैलेंस, यही सारी चीज़ों को जो बायोग्राफर होता है वो नरेट करता है बायोग्राफी में। ठीक है, जीवनी होती है किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति की। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें। किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, किसके लिए कहा था, मीनिंग क्या होता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, Next, blank verse. It is unrhymed verse, usually in iambic pentameter, verse of 5 feet. Unrhymed verse होते हैं लेकिन iambic pentameter होता है जो कि 5 feet का वर्स होता है। इसको सबसे पहले शुरू किया था अर्ल ऑफ सरे ने
ट्रांसलेशन में यूज किया था इसको। तो ये पूछा जाता है कि इसको स्टार्ट किसने किया था और किस बुक में किया था, किस बुक के ट्रांसलेशन में किया था, इसमें राइमिंग्स होती है या नहीं, इसमें वर्स बीट होते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लैंक वर्स में कितने आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं या हेक्सामीटर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यही हमारा ब्लैंक वर्स है। इससे ज़्यादा ब्लैंक वर्स में हमें टीजीटी के स्टूडेंट्स को जानने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से ब्लैंक वर्स है वैसे ही फ्री वर्स, वर्स लिब्रे भी है, वो हम जब उनका टर्न आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बुर्जियोज ड्रामा। इट इज रियलिस्टिक ड्रामा विच प्रेजेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास लाइफ। एक रियल रूप को 18वीं शताब्दी के समय जो मिडिल क्लास की लाइफ होती थी ना, उस चित्र को डिपिक्ट करना यही बुर्जियोज ड्रामा के अंतर्गत आता था। इतना सफिशिएंट है, इतना जानकारी होनी चाहिए कि समय आया था और इस समय के जो कंपोजिशन हुआ करते थे उसमें किस टाइप का सोसाइटी दिखाया जाता था। बस इतना सफिशिएंट है हमारे बुर्जियोज ड्रामा के बारे में। ठीक है, बर्लेस्क। इट इज ए थ्योरेटिकल एंटरटेनमेंट ऑफ बोट एंड अर्थली ह्यूमर। इसमें ना एक एंटरटेनमेंट का मकसद लेकर के ब्रॉड और अर्थली ह्यूमर को दिखाया जाता है, यानी कहने का मतलब एक प्रकार का व्यंग है ये बर्लेस्क। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉमिक स्किट्स एंड शॉर्ट टर्न्स एंड समटाइम्स स्ट्रिप्टीज। और इसको ना ये इस मकसद से बनाया जाता था जिसको देख करके फील करके हमें कॉमिकल चीज़ों का रियलाइजेशन आए। ठीक है, यानी देख करके मज़ा आए, एंटरटेनमेंट के मकसद से इसको यूज़ किया गया। ठीक है, तो बर्लेस्क का मतलब होता है एक प्रकार का व्यंग। जी, नेक्स्ट, कैकोफोनी। इट इंक्लूड्स लाउड, कंफ्यूजिंग, डिसएग्रीबल साउंड्स और अगले साउंड्स। कैकोफोनी में ना आप सेंस लगा लीजिए, कहन फाड़ू म्यूजिक जो होते हैं ना, इट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट प्लीजेंट फॉर आवर ईयर्स, जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, बहुत हार्श चीज़ें, डिसएग्रीबल थिंग्स, वही होती हैं कैकोफोनी साउंड्स। ठीक है, फोनी का मतलब होता है ध्वनि और कैको मीन बैड। ठीक है, तो ये अगले साउंड के लिए यूज किया जाता है। और हाँ, यहां से भी एक चीज आपको कोरिलेट करवा दूं, जो कैकोफोनी है ना, इसको भी स्टार्ट अर्ल ऑफ सरे ने ही किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट, कैडेंस। इट इज ए रिदम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्स। ये एक रिदम है प्रोज और पोएट्री में जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो कैडेंस क्या है? एक रिदम है, पोएट्री में भी होता है, प्रोज में भी होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का वर्स होता है। ठीक है, बस इतना जानना है। एक होता है क्रेडेंस, वो क्रेडिट होता है। ठीक है, उसको यहां से कोरिलेट नहीं करना है, लेकिन वो कैप के लिए आप याद रखिए इतना। नेक्स्ट, कैजुरा। इट इज ए ब्रेक और पॉज यूजुअली फॉर सेंस in the middle of a verse line or a kind of pause or break in a line of verse। एक प्रकार का ये ब्रेक है या पॉज है वर्स लाइन के बीच में, इसको यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का ना पॉज और ब्रेक है, बस इतना समझिए। ये पॉज ब्रेक के नाम से कैसुरा को जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक होता है कैसुरा, एक होता है कैसुरी। खैर उसकी स्पेलिंग ऐसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। तो वो होता है ना शॉर्ट इनफॉर्मल एसीज। खैर जब उसका टर्न आएगा तो हम वो देख लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, कैरोल। ए जॉयस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज नोन एज कैरोल। एक खुशनुमा सॉन्ग है जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे होता है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाया गया था। तो यही कहते हैं कैरोल को। ठीक है, जैसे यूजुअली हमारे यहाँ पे भी सेलिब्रेट होते हैं ना, जब न्यू बोर्न बेबी आता है घर में, तो जो समथिंग आप फोक सॉन्ग्स एज लाइक सोवर से कर सकते हैं, कोरिलेट डजंट मैटर। ठीक है, तो उस टाइप का ये एक सॉन्ग है, एक टाइप के सॉन्ग हुआ करते थे कैरोल, और ये जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के मौके पर गाए जाते हैं। ठीक है,
कैटालेक्टिक, इट इज मेट्रिकली इनकम्प्लीट लाइन ऑफ वर्ड्स, ये इनकम्प्लीट लाइन होती है वर्ड्स की मेट्रिकली, इट लैक्स वन और मोर सिलेबल्स इन द फाइनल मेट्रिकल फूट, और ये बिल्कुल वैसे ही इनकम्प्लीट सिलेबल्स हो सकते हैं इसमें जो फाइनल मेट्रिकल फूट में हो सकती है। क्या चीज़? लैक। ठीक है, यानी कि ये इनकम्प्लीट लाइन वर्ड्स में हो सकती है और ये सिलेबल्स की भी इनकम्प्लीट को दर्शाती है। ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। कैथारसिस, द परगेशन ऑफ इमोशन, एक प्रकार का रेचन है इमोशन का, ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो इज नोन एज कैथारसिस। वैसे मुझे जो टीजीटी के एस्पेरेंट्स हैं उनको ये बताने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कैथारसिस क्या है, परगेशन क्या है, हमर्शिया क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, सारी चीज़ें अरिस्टोटल से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें मैं स्किप भी कर दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट कॉजरी, वही कैसुरा कॉजरी जो है अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, खैर वो कैजुरा था, अब ये कॉजरी है। ठीक, इट इज एन इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल, बिल्कुल इनफॉर्मल ऐसे कहिए, टॉक कहिए, आर्टिकल कहिए, तो ये छोटे निबंध हैं एक प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट शॉविनिज्म, स्पेलिंग अच्छी है, याद रखिएगा। शॉविनिज्म, फेनेटिकल पैट्रियोटिज्म इज नोन एज शॉविनिज्म। फेनेटिक कट्टरता यानी अंधभक्ति, किसकी? देश के प्रति। ठीक है, किसी देश के प्रति अंधभक्ति ही क्या कहलाती है? शॉविनिज्म। इसको कहते हैं कट्टरपंथी देश के प्रति। ओके, अपनी ही कंट्री को सर्वस्व समझा जाए, अन्य को नहीं, यही है शॉविनिज्म। नेक्स्ट क्लासिक, ए वर्क दैट इज ऑफ लास्टिंग इंटरेस्ट इज ए क्लासिक। जी, एक प्रकार का वर्क है जिसमें क्लासिक यानी ट्रेडिशनल सारी चीजें हों और वो इंटरेस्ट पैदा करे, वही होता है क्लासिक। क्लासिक नॉवेल हो सकते हैं, स्टडी हो सकती है, गोल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हम क्लासिकल पढ़ेंगे ना, क्लासिकल, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि एंशियंट ग्रीक और रोम की स्टडी करना ही क्लासिकल, यानी कि एंशियंट ग्रीक और रोम से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, उसको हम क्लासिकल कहते हैं। और अगर हम किसी क्लासिकल कोई चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमें एंशियंट ग्रीक और रोम की ही स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, क्लासिक का मतलब होता है क्लासिक चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं और वो इंटरेस्ट पैदा करे, वही क्लासिक होती है। ठीक है, एक प्रकार का ट्रेडिशनल। क्लासिसिज्म, The term classicism is characterized by a sense of form, balance and proportion। बिल्कुल, क्लासिसिज्म यही होता है, सेंस ऑफ फॉर्म, बैलेंस और प्रोपोर्शन। इट implies knowledge, self-control and sense of reality. It is an adherence to externally imposed rules and canons। क्लासिसिज्म ये वही चीज़ है जिसमें हम एक प्रकार का आर्ट या लिटरेचर को पढ़ते हैं जो कि सिंपल और एलिगेंट होता है और बेस्ड होता है एंशियंट ग्रीक और रोम के स्टाइल पर। ठीक, वही है क्लासिसिज्म। और उसमें ना सारी रूल्स और कैनन्स, सारे सिद्धांत एंशियंट ग्रीक और रोम से बेस्ड होते हैं। ओके जी, बस इतना ध्यान रखिए आप। क्लासिक, क्लासिसिज्म, क्लासिस्ट भी इसी से बना है। क्लासिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन। ठीक है, जो इनका अध्ययन करता है एंशियंट रोम का, ग्रीक का, वही होता है क्लासिस्ट। ठीक, बिल्कुल, तो इतना ठीक है, इतना सफिशियंट है आपके क्लासिक और क्लासिसिज्म को जानने के लिए। क्लोज्ड कपलेट, इट इज ए राइम्ड कपलेट विच फॉर्म्स ए कंप्लीट सिंटैक्टिक यूनिट, ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट। देखिए, क्लोज्ड कपलेट क्या होता है? एक राइम्ड कपलेट होता है जिसमें कंप्लीट सिंटैक्टिक यूनिट होती हैं ग्रामेटिकली, है ना। यानी कहने का मतलब कि क्लोज्ड कपलेट जो होता है ये टू लाइन यूनिट का वर्स होता है और ये ना अपने कपलेट
के अंदर ही, 2 लाइन के अंदर ही अपनी मीनिंग को एक्सप्लेन कर देता है, और इसका अर्थ जो होता है ना 2 लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हमें आगे यूनिट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। यानी इसका जो लॉजिक होता है ये अपने सेंस को, अर्थ को 2 कपलेट के बीच में ही अपना अर्थ कंप्लीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोजेड ड्रामा। इट इज ए प्ले विच इज मोर रीड देन परफॉर्म्ड। ये इस प्रकार का प्ले होता है ना जिसको ज्यादातर पढ़ने के लिए लिखा जाता था, ना कि परफॉर्म करने के लिए। कीट्स का ओथो द ग्रेट इज एन एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन जो क्लोजेड ड्रामा है उसके एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए। वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स हो गया जो कि ट्रेजेडी है, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और थॉमस हार्डी का द डायनास्ट हो गया, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड हो गया जो 1820 में आया था। ठीक है, तो ये सभी क्लोजेड ड्रामा है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट, कॉकनी स्कूल। इट इज़ ए निकनेम which was given by Blackwood magazines to London-based romantic poets such as Leigh Hunt, Keats, Hazlitt and their friends. Later, Shelley was also included. एक प्रकार का निक नाम है, ये दिया गया था ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा जो लंदन में रहते थे। ठीक है, और इनमें ना कौन कौन से राइटर्स ऐड थे, जैसे लेई हंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आप याद रखेंगे। ठीक है, राइटर्स को भी कब दिया गया, कहाँ दिया गया, किसने दिया, याद रखना है। तो ली हंट इसमें आते हैं, किट्स आते हैं, हैजलिट आते हैं, और बाद में शैली भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कोलाज पे। Quotations, allusions, and foreign expressions are merged in poem to create a wide spectrum, give a kind of surprise. Collage, जिसमें quotations, उदाहरण और foreign expression को ऐड कर दिया जाए एक पोयम में। ठीक है, एक वाइड स्पेक्ट्रम रूप में, तो यही कोलाज कहलाता है। कोलाज को आप अपने फ़ोन वगैरह में भी देख सकते हैं। फिलहाल जो फोटो वगैरह बनती है तो उसमें कई सारी चीज़ों को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे फोटोज ऐड कर लें, कुछ टेक्स्ट ऐड कर लें, तो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ कुछ मिलता जुलता। और इसको 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। ठीक है, किसने डेवलप किया था, जॉर्ज प्रैक और पेबल पिकासो ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोलेट। कंपेयरिंग क्रिटिकली ए टेक्स्ट इज कॉल्ड कोलेट। किसी टेक्स्ट को कंपेयर करना क्रिटिकली कोलेट कहलाता है। नेक्स्ट, कॉमेडी। कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ मैन वर्स देन द एवरेज। एक इमिटेशन होता है मैन का, वर्स देन एवरेज। और अरिस्टो के अनुसार कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए लोअर टाइप, नॉट हाउएवर इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड्स, that the ludicrous being merely a subdivision of the ugly। कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि कॉमेडी एक इमिटेशन होती है कैरेक्टर्स की, लोअर टाइप होती है जो, और इसको ना फुल सेंस में एक ल्यूडिक्रस वे में क्रिएट किया जाता है जिससे कि कॉमिक एक एंटरटेनमेंट उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सम डिफेक्ट और अगलीनेस विच इज नॉट पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। और इसमें ना जब कहानी का अंत होता है इसमें हमें कोई डिफेक्ट या अगलीनेस देखने को नहीं मिलती है जो कि पेन को क्रिएट करे या डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को क्रिएट करे, यानी दुख का नाम निशान नहीं होता है। ठीक है, कहानी के अंत में हाइवर क्या होता है, एक अच्छा अंत होता है। सपोज कोई कंपोजिशन ले लीजिए, हीरो हीरोइन वगैरह है, बहुत सारे पेन्स को झेलते हुए लास्ट में आकर के मैशअप हो जाता है। ठीक है, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो वो कॉमेडी होता है। इसमें कोई ट्रेजिक वाली बात नहीं होती है, कोई डिस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं होती हैं, पेनफुल चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज ए रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू। ये रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू है। इट इज रेगुलरली अमोरस। इट प्रेजेंट्स विटी एंड सोफिस्टिकेटेड मेंबर्स ऑफ एन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। हाँ, इसमें काफ़ी चतुराई और परिष्कृत लोगों का एक अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में मिला जुला संगठन हो सकता है। ठीक है, क्या
कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, ठीक है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ये कोरेट जरूर ही कर लेना है कि इसको स्टार्ट किया था बेन जॉनसन ने अपने प्ले में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ना बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द मैग्नेटिक लेडी और ह्यूमर्स रिकॉन्साइल्ड, सिंथियास डिविल्स, द पोइटास्टर, द एल्केमिस्ट, वोल्पोन और द फॉक्स, द साइलेंट वुमेन, ये सारी चीज़ें जो है ना सब कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम 4 ह्यूमर्स पढ़ते हैं वो कौन कौन सी ह्यूमर्स हैं। ब्लड है, फ्लेग है, कॉलर है एंड मेलांकली है, जिसमें हम कॉलर को पढ़ते हैं येलो बाइल, मेलांकली को पढ़ते हैं ब्लैक बॉइल, ठीक है, बाइल नॉट बॉइल। देन ओके, आज हमने फिनिश किया है सी सेक्शन को, लिटरेरी टर्म्स को। अब जो बच रहे हैं यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लॉजिक आपका अलग हो, मेरे से हटके हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, कोई सजेशन चाहिए हो, मुझे बिल्कुल पर्सनली मैसेज किया जा सकता है, ओके। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।